हेलो गाइज, मैं मनीष सोनी आज आप लोग के बीच यहाँ उपस्थित हूँ। जैसा कि अभी तक इस चैनल पर एकेडमिक मैथ चल रहा था, बोले तो 9 से लेकर के 12 तक मैथ और साथ ही साथ थोड़ा बहुत फिजिक्स की भी क्लास चलती थी और चलेगी भी आगे। लेकिन अभी हमें कुछ नया करना है। नया करने का मतलब ये है कि अब एकेडमिक के साथ साथ हमने एक नई चीज़ सोचा है कि कंपटीशन क्लास भी स्टार्ट किया जाए। और कंपटीशन क्लास में जो सबसे कठिन सबको लगता है, आमतौर पर मैंने देखा है और सुना समझा है, बाकायदा इसका मेरा अनुभव है कि अगर 100% हैं तो 70% लोग ये बोलते हैं कि मेरा सब कुछ सही है, बस मैथ में भैया समस्या, मैथ में तुक्का चलेगा। तो उसीलिए हम मैथ को यहाँ पर एकदम जीरो से शुरू करेंगे। जीरो से शुरू करने का मतलब क्यों है, हम देखे हैं ख़ास तौर पर ये मेरा होगा टेट के लिए, सीटेट के लिए, सुपर टेट के लिए, ये सब के लिए हमारा ये वीडियो होगा। हम देखते हैं और सही भी है कि भाई हर चीज़ सबका स्ट्रांग नहीं है। जैसे मेरा अगर थोड़ा बहुत ठीक है तो मैथ ठीक है, साइंस में फिजिक्स ठीक है, ऐसे और लोगों का संस्कृत किसी का ठीक होगा, किसी का हिंदी ठीक होगा, सीडीपी सही होगा, ईवीएस सही होगा, जीके जीएस सही होगा। तो मैथ में मैक्सिमम मैंने चीज़ को देखा है कि मैथ में समस्या उत्पन्न होती हैं। उसमें भाई होना भी स्वाभाविक है क्योंकि बहुत लोग मैथ छोड़ देते हैं। खासकर लड़कियों की अगर बात करें, लड़कों की मजबूरी होती है कि 10 तक उन्हें मैथ तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन लड़कियों के पास कोई मजबूरी नहीं होती है। वो मैथ 8th के बाद छोड़ करके 9th में जब प्रवेश लेती हैं तो गृह विज्ञान ले लेते हैं और वहीं से उनका मैथ से संबंध दूर दूर तक ख़त्म हो जाता है। तब फिर उसके बाद 10th पास करते हैं, 12th पास करते हैं, अपना ग्रेजुएशन क्वालिफाई करते हैं और कोई मास्टर करता है, फिर बीएड करते हैं और उसके बाद जब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो मैथ बहुत लंबे समय का एक अंतराल हो जाता है, जिससे स्वाभाविक बात है कि उस विषय में जानकारियां भी कम होती हैं। लेकिन अब इसकी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम जितना भी पढ़ाएंगे आपको ये समझ कर पढ़ाएंगे कि मैथ कुछ भी आपको नहीं आता है। ये मेरा एक दिमाग में चीज़ रहेगा। हमें टॉपरों को यहाँ नहीं पढ़ाना है, हमें उनको पढ़ाना है जिसको मैथ कुछ भी नहीं आता है। तो आइए चलते हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट के कारण से। लाइट नहीं होगी तो फिर जाहिर सी बात है पढ़ाई नहीं हो पाएगी, तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा। लिखा क्या है, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम लिखा है। अब आइएगा संख्या पद्धति में हम सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं नंबर्स के बारे में, संख्या के बारे में। तो आइए चलते हैं। बस हम यहीं से शुरू करते हैं, संख्या रेखा से। हमारा यहीं से भूमिका तैयार होगा। ये हमारे रेखा है, इस रेखा के 2 छोर हैं, एक इधर है एक इधर है। अगर हम इस मार्कर को यहाँ खड़ा कर दें तो ये मार्कर हो गया, ये मार्कर का राइट हो गया और ये मार्कर का क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। और जहाँ मार्कर खड़ा है उसे हम न्यूट्रलाइज पॉइंट कहेंगे, दैट्स मीन्स कॉल टू ज़ीरो। इसे हम ज़ीरो कहेंगे। क्या कहेंगे, ज़ीरो। तो अब यहाँ से होता क्या है कि जीरो के दाएं तरफ कौन संख्याएं होती हैं, धनात्मक संख्याएं होती हैं, और जीरो के बाएं कौन संख्याएं होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। अब यहाँ से मान लीजिए +1, +2, +3, +4 एट सो वन, कहाँ तक जाएंगे आप, इनफाइनाइट तक। सेम प्रोसेस -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगे, माइनस इनफाइनाइट टर्म तक जाएंगे। तो आप यहाँ से 3 बात सीखेंगे। पहला चीज़ कि ज़ीरो के दाएं तरफ धनात्मक होती है अनंत तक, फिर उसके बाद जीरो के बाएं ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, कहाँ तक, अनंत तक। अब एक चीज़ और इसी वक्त ही समझ लीजिए कि जो जीरो से बड़ी होती हैं उन्हें हम धन पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, धन पूर्णांक। नाम से स्पष्ट है कि धन, जो संख्याएं ठीक है ना धनात्मक होंगी, ठीक है ना, उन्हें हम धन पूर्णांक कहेंगे, और जो संख्याएं निगेटिव होंगी
उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम ऋण पूर्णांक कहते हैं। और इसके बाद शून्य तो इकलौता है, इसे हम शून्य पूर्णांक कहेंगे, क्योंकि ये ना तो धन है और ये ना तो ऋण है, ये केवल और केवल क्या है, शून्य है। तो अगर धनात्मक संख्याएं होंगी तो धन पूर्णांक, ऋणात्मक संख्याएं होंगी तो ऋण पूर्णांक, और इसके बाद जीरो हमारा ना धनात्मक की श्रेणी में आएगा ना ऋणात्मक की श्रेणी में आएगा, बल्कि इसका एक अलग शासन सत्ता होगा, इकलौता होगा, इसका नाम होगा शून्य पूर्णांक। इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो आइए एक बार पुनः हम यहीं से शुरू करते हैं संख्याएं के बारे में। संख्या का परिचय हम यहाँ आप लोगों को करवा दे रहे हैं कि संख्या कितने प्रकार से होती हैं, कितने ब्रांच निकलते हैं। देखिए संख्याएं, अगर हम देखें यहाँ पर संख्याओं के बारे में, तो हमें एक पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है वास्तविक संख्याएं और हमें एक पढ़ना है काल्पनिक संख्याएं। ठीक, हम पहले यहाँ से मैटर बना लेते हैं और उसके उपरांत हम आपको वन बाय वन बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे इसका। ठीक है ना, ब्रांच शाखा यही ख़त्म होता है, बस यहाँ से ब्रांच शुरू होते हैं। वास्तविक संख्याएं, इसके अंतर्गत परमेय संख्या भी आएगा और अपरमेय आएगा। ठीक, अपरमेय का शासन सत्ता यही खत्म है। अब परमेय में पूर्णांक आते हैं। ठीक है ना, पूर्णांक में दो कैटेगरी होंगे, एक होगा प्राकृतिक संख्याएं और एक होगा हमारे पास पूर्ण संख्याएं। ठीक है ना। अब प्राकृतिक संख्याएं में हमारे क्या क्या आते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमें पढ़ना है सम संख्याएं, हमें पढ़ना है विषम संख्याएं, हमें पढ़ना है भाज्य संख्याएं, हमें पढ़ना है अभाज्य संख्याएं, हमें पढ़ना है सह अभाज्य संख्याएं। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये हमारा कुछ, ठीक है ना, एक डायफ्राम बन करके रेडी हो चुका है। अब बारी आती है समझाने की, तो आइए कंसंट्रेट हो जाइए, समझते हैं, यहीं से आपकी मैथ स्टार्ट होती है। निवेदन है कि बहुत ही ध्यानपूर्वक बातों को समझते हुए चलिए, उसके बाद आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा, ये मेरा वादा है। मैं एक कंपटीटर हूँ इस समय, इसलिए हर एक बात, एक फीलिंग आपके मन में जो कुछ भी कमियां है उसको भली बात समझा हूँ और समझता भी हूँ, तो इसलिए आपको हर बातें समझ में आएंगी। बस आप समझने का प्रयास करिए। एक कंपटीटर आप भी हैं और एक कंपटीटर वर्तमान में हम भी हैं। आइए, संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, फिर आती हैं काल्पनिक संख्याएं। अब क्या होता है कि काल्पनिक संख्याएं यहीं क्लोज होती हैं। काल्पनिक संख्याएं किसे कहते हैं, बस इतना ही हम जानेंगे। ज़्यादा इसके बारे में जानने की कोशिश हम लोग करेंगे भी नहीं, क्योंकि हमें गणितज्ञ नहीं बनना है, हमको बस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। जैसे क्या है कि मान लीजिए कोई भी नंबर्स, ठीक है ना, कोई भी संख्या अगर कड़ी में लिखी गई हो विथ निगेटिव, तो उसे हम काल्पनिक संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? काल्पनिक। और इसका संख्या रेखा पर प्रदर्शन करना असंभव है। नाम से स्पष्ट है, काल्पनिक, जिसकी हम केवल और केवल कल्पना कर सकते हैं। वास्तविक जीवन में संख्याएं ऐसी नहीं होती हैं, इसलिए ऐसी संख्याओं को काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। इतनी बात समझ में आ रहा है ना। तो काल्पनिक संख्याओं के बारे में अगर कोई कुछ भी पूछे
तो आप इतना ही कहिएगा कि अगर कोई संख्या कड़ी के अंदर विथ नेगेटिव साइन हो, ऋणात्मक चिन्ह के साथ हो, तो ऐसी संख्याओं को हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में और हम जानकारी कर लेते हैं। हम इसको लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास है -4 है, ठीक है ना। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 गुणे 4, या ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी भी लिखा है -4 ही लिखा है। अब इसको लिख सकते हैं -1 गुणे 4, ठीक है ना, अभी भी -4 का ही अस्तित्व है। 4 का वर्गमूल होता है कितना, 2। इसके बाद करड़ी में बचेगा -1 और इसका हो जाएगा i। तो आपने एक चीज देखा, हमने -1 को रिप्लेस किया और उसके जगह पर i लिखा। i डैट्स मीन्स इमेजिनरी आयोटा से बनता है। इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक संख्याएं। -1 का मान कितना होगा, i होगा। अगर आपके एग्जाम में थोड़ा सा बेस बढ़ा दे और पूछ ले कि -4 का वर्गमूल कितना होगा, तो आप उत्तर क्या बताएंगे, 2i होगा। बात समझ में आ रहा है ना। अगर ऐसे ही इसका तो वर्गमूल हमें पता था, सपोज करिए हमारे पास 3 आ जाए, सपोज करिए हमारे पास 3 आ जाए, तो जो इसका वर्गमूल होगा, चूँकि 3 का भी वर्गमूल निकालना इम्पॉसिबल है क्योंकि डेसिमल नंबर आएगा और डेसिमल नंबर में हमको नहीं निकालना है। इसको हम और अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं √3i भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम -3 को लिख सकते हैं -1 क्रॉस 3 लिख सकते हैं ना भाई। 3 में गुणा करेंगे 1 का तो 3 होगा ना, नेगेटिव ऑलरेडी था तो मैंने भी लगा दिया। इसके बाद 3 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, इसको हम √3 और गुना में -1 लिख सकते हैं। √3 -1 का मान कितना होता है, i होता है। मतलब -3 का जो वर्गमूल होगा वो √3i होगा। इतना बात समझ में आ गया होगा। तो बस हम मोटा मोटा एक बार पुनः बता दे रहे हैं आपको कि काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो कोई संख्या कड़ी के अंदर निगेटिव नंबर ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखा गया हो, तो ऐसी संख्याएं हमारी काल्पनिक संख्याएं होती हैं। और काल्पनिक संख्याएं हमारे कोर्स से आउट ऑफ सिलेबस मान लीजिए, ठीक है ना। चलिए, इसके आगे समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, एक परमेय भी होती हैं, एक अपरमेय होती हैं। एक क्या होता है, परमेय होता है, एक अपरमेय। अब समझते हैं कि परमेय संख्याएं क्या होती हैं। इसे हम रियल बोलते हैं और परमेय संख्या को हम लोग रेशनल बोलते हैं और अपरमेय को इरेशनल बोलते हैं। आइए परमेय संख्या के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पर हम सीख लेते हैं। देखिए, परमेय का अंग्रेजी होता है रेशनल। क्या होता है, रेशनल होता है। रेशनल हमारा बना है रेशियो से। किससे बना है, रेशियो। और रेशियो का मतलब होता है अनुपात। क्या होता है, अनुपात। रेशियो का हिंदी क्या होता है, अनुपात होता है। अब अनुपात का सिंबल ये होता है, अनुपात 2 राशियों के मध्य संबंध को बतलाता है। आगे अनुपात पढ़ाएंगे तो विस्तृत चर्चा वहाँ हम कर लेंगे। बस अभी थोड़ा सा हम रेशनल के बारे में चर्चा करें कि रेशनल कैसे कैसे हमारा एक भिन्न में परिवर्तित होने जा रहा है। तो रेशनल कहाँ से बना, रेशियो से बना। रेशियो का हिंदी होता है अनुपात। अनुपात का गणितीय सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है, 2 डॉट बिंदु के साथ। और अनुपात 2 राशियों के बीच केवल और केवल संबंध को बतलाता है। अब सपोज करिए ए संबंधे बी लिखा है, तो ए संबंधे बी का मतलब हो गया ए बाई बी। ए बाई क्या हो गया, बी हो गया, जिसमें से ए को बोलेंगे अंश और बी को क्या बोलेंगे, हर बोलेंगे। तो हम बात कर रहे थे परमेय संख्या के बारे में। तो परमेय संख्या में 2 चीज़ आया, एक अंश आया, एक हर आया, और इसको हम भिन्न बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। तो बस आपको केवल और केवल इतना ही जानना है कि जो परमेय संख्या होती है वो कुछ और नहीं होती है, वो एक भिन्न होता है। क्या होता है, भिन्न। भिन्न में दो चीज होता है, एक अंश होता है और एक हर होता है। ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं। भिन्न तो एक चैप्टर है, हम वहाँ जब पढ़ाएंगे तो वहाँ भी उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। टॉपिक वाइज टॉपिक हम चर्चाएं करते रहेंगे। आया है तो इंट्रोड्यूस तो यहाँ भी कराना ज़रूरी है। तो भिन्न में हमने आपको बताया इसे बोलते हैं अंश और इसे बोलते हैं हर, ठीक है ना। अब एक कंडीशन है कि अंश और हर होना क्या चाहिए। देखिए अंश हमारा एक पूर्णांक होना चाहिए। अंश एक क्या होना चाहिए, पूर्णांक। और हर भी हमारा एक क्या होना चाहिए, पूर्णांक। और हमने आपको बताया है कि पूर्णांक आपके धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक होते हैं और शून्य होते हैं। पूर्णांक के बारे में हमने स्टार्टिंग में ही चर्चा थोड़ा बहुत किया और यहाँ इसका जिक्र जो है अब पुनः एक बार कर रहे हैं। वहाँ से इसको क्या करेंगे, रिलेट करिएगा आप लोग। तो भिन्न में दो चीज़ होता है, एक अंश होता है, एक हर होता है। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। अंश और हर दोनों एक क्या होने चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। पहला शर्त है, देखिए परमेय संख्या होने के शर्तें लिखते रहे हैं। परमेय संख्या होने के शर्त या शर्तें। चलिए पहला है कि अंश और हर एक पूर्णांक होना चाहिए। अब वो पूर्णांक धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य, इसका ये कोई मैटर नहीं है। दूसरा कंडीशन है कि ठीक है ना, हर का मान, हर इज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। ठीक है ना, हर इज नॉट इक्वल 0। अब आप कहेंगे सर अभी आपने कहा कि अंश और हर दोनों पूर्णांक होना चाहिए, हर 0 भी तो पूर्णांक है, तो आप ये कंडीशन काहे फॉलो किए हैं। अगर हर 0 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ऊपर अंश में कोई भी संख्या लिख दिया जाए, अंश में कोई भी संख्या लिख दिया जाए और हर में 0 कर दिया जाए, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो अपरिमित होगा, इनफाइनाइट होगा। इस चीज़ को ध्यान में रख लीजिएगा। अंश कुछ भी हो और अगर हर हमारा 0 है तो उस सिचुएशंस में जो रिजल्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका उल्टा देख लीजिए, अगर अंश 0 है और हर में कुछ भी हो तो उसका रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। मतलब इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि अंश कुछ भी हो और हर अगर 0 है तो उसका जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा वो इनफाइनाइट होगा। अगर कहीं अंश 0 है, हर कुछ भी हो तो उसका रिजल्टेंट वैल्यू 0 होगा। इतनी बात समझ में सबको आ गई होगी। तो इनफाइनाइट की कोई बातें नहीं होती है, इसलिए हमने यहाँ लिखा हर का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एक बार पुनः परमेय के लिए आप समझ जाइए कि परमेय संख्या होने के शर्तें, 2 शर्त काफ़ी है आपके लिए। अंश और हर एक पूर्णांक होना चाहिए, वो पूर्णांक धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। ठीक है ना। दूसरा शर्त है कि हर का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये 2 शर्त फॉलो कर रहा है तो इस दशा में हम कह सकते हैं कि दिया गया जो भिन्न होगा वो एक परमेय संख्या होगा। अदरवाइज अगर इसके विपरीत थोड़ा बहुत भी है तो वो हमारा अपरमेय हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा है, कोई पूछे 0 परमेय है कि अपरमेय, कोई पूछे 0 परमेय है कि अपरमेय, तो ये बताइए क्या 0 को 0/1 नहीं लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। 0 हमारा अंश है और हर एक हमारा क्या है, हर है। तो यहाँ देखा जाए तो हमने लिखा अंश और हर एक पूर्णांक होना चाहिए। क्या अंश हमारा एक पूर्णांक नहीं है क्या? बिल्कुल है। हर भी हमारा एक पूर्णांक है।
दूसरा कंडीशन, हर का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 1 इज नॉट इक्वल 0, अर्थात दूसरा वाला कंडीशन भी फॉलो कर रहा है। इस सिचुएशंस में 0/1 डेट्स में 0 इज द रेशनल नंबर, मतलब 0 हमारा एक क्या है, परमेय संख्या है। लेकिन 1/0 अगर कोई पूछे क्या है, तो 1/0, 1 और 0 बोथ आर इंटीजर नंबर। पहला कंडीशन फॉलो किया। दूसरा कंडीशन, हर इज नॉट इक्वल 0 बट हर इक्वल 0। इस सिचुएशंस में ये कंडीशन फेल हो गया। अगर ये कंडीशन फेल हो गया तो इस सिचुएशंस में परमेय नहीं होगा। अगर परमेय नहीं होगा तो सेवर है, एक ये इरेशनल होगा, एक अपरमेय संख्या होगी। हम आशा करते हैं कि इतनी बातें सबको समझ में आई होंगी। आइए चलते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है ना, मतलब हमने परमेय बता दिया, अगर परमेय हो गया तो अपने आप अपरमेय भी हो जाएगा। जो परमेय नहीं होगा वो अपरमेय अपने आप हो जाएगा। इस बार यूपी टेट में एक क्वेश्चन आया था पाई के बारे में। देखिए, पाई एक अपरमेय है, लेकिन पाई का जो वैल्यू है 22/7 वो परमेय है। क्योंकि आप कहेंगे सर 22/7 जब पाई का ही मान है और दोनों बराबर हैं तो एक परमेय हुआ, दूसरा अपरमेय काहे हुआ। अगर हम वैसे बता देंगे तो आप कहेंगे तो रट्टा मारने वाला चीज़ हो गया। नहीं, रट्टा नहीं मारना है, हम आपको हर एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, जहाँ भी आवश्यकताएं होंगी हम उस चीज़ को आपको बताएंगे। पाई अपरमेय है और 22/7 हमारा परमेय है। काहे परमेय है? अगर हम भिन्न, कोई भिन्न हो, भाग दे दें और भाग देने के बाद, ठीक है ना, 3 कंडीशन हो सकती हैं। शांत हो सकता है, अशांत हो सकता है। 2 तो मेन हो गया, एक शांत एक अशांत। अशांत में भी 2 कंडीशन है, एक अशांत आवर्ती है, एक अशांत अनावर्ती है। अभी हम भिन्न जब पढ़ाएंगे तो उसके बारे में इसकी चर्चा बहुत अच्छे से बाय एग्जाम्पल्स करेंगे और आपके दिमाग में भर देंगे कि पाई अपरमेय है और 22/7 परमेय है। मतलब दोनों बराबर होने के उपरांत भी इनके जो नेचर हैं वो अलग अलग क्यों हैं, आप खुद पे खुद समझ जाएंगे। बस समय का इंतज़ार करिए, फिर आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं परमेय भी समझ में आ गया, अपरमेय भी समझ में आ गया, जिसमें से बहुत बार एक क्वेश्चन बना है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, पाई क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? पाई एक अपरमेय है, लेकिन पाई का जो मान है वो क्या है भैया? एक परमेय है। इतनी बात हो गई। अच्छा, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्याएं कुछ और नहीं है। जैसे मान लीजिए आप कहीं बैठकर पढ़ रहे हैं, किसी कक्षा में बैठकर पढ़ रहे हैं और आपके टीचर्स का दे आपसे कि काउंट करो कितने नंबर, कितने स्टूडेंट्स यहाँ आए हुए हैं, तो आप क्या करोगे? क्या कोई गिनेगा 0 1 2 3 4? नहीं, काउंट करेंगे। नॉर्मल सी बात है, वो चाहे कुछ पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, कहेगा 1 2 3 4 5 6 7। मतलब स्टार्ट काउंट करना कहाँ से किया? 1 से किया। मान लेते हैं छोटी कक्षा है, 10 लड़के होंगे, 15 होंगे। बड़ी कक्षाएं होंगी तो 900 बच्चे बैठे होंगे, और बड़ी कक्षाएं होंगी 2-2 हज़ार बच्चे बैठे होंगे, तो वहाँ काउंट करेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डाट 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 डाट, जहाँ तक आप गिन पाइए। मतलब प्राकृतिक संख्याओं के बारे में कोई पूछे तो कह दीजिएगा केवल और केवल इतना कि गिनती में प्रयोग की जाने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जो संख्या गिनती में प्रयोग की जाए उन्हीं संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब अगर हम बात करें पूर्ण संख्या के बारे में, तो कुछ और नहीं करना है। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। मतलब क्या है? अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को भी शामिल कर लें, 1 2 3 4 5 6 डाट डाट डाट, मतलब क्या है कि इतना 1 से लेकर के अनंत तक
आपका होगा नेचुरल, प्राकृतिक संख्या होगी। अगर इसमें 0 को भी समूह में शामिल कर लेंगे तो ये हमारा एक क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा। ठीक है ना। तो प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्या, डेट्स मीन नेचुरल नंबर, होल नंबर, कंप्लीट हो गया। अब बात आती है सम संख्या, विषम, भाज्य, अभाज्य और सभाज्य। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आइए अब हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये मेरा पहला वीडियो है। किसी को कोई समस्या हो तो आप अपना सुझाव हमें दीजिए ताकि हम कुछ और बेहतर कर सकें। आप लोग सुझाव देंगे, क्योंकि हमको तो पढ़ना नहीं है, आपको ही पढ़ना है, आपके अकॉर्डिंग ही हमें पढ़ाना है। ना समझ में आए तो आप हमें उस बात को अवगत कराइए। जहाँ कुछ भी थोड़ी बहुत कमियाँ आपको लगे कि सर जी को ऐसा करना चाहिए, तो मैं ऐसा ही करूँगा, आप लोग के अकॉर्डिंग ही अपने वर्क को प्रोसेस करूँगा। मुझे और बेहतर बनना है और वो बेहतर बनाने का काम आप लोग ही करेंगे। आप मेरे भाई बहन हैं, आप हर चीज़ को मुझे आप बताएंगे। जहाँ भी कुछ समस्याएं होती हैं कमेंट के माध्यम से आप हमें बताएंगे। आइए चलते हैं, हम बात करेंगे सम संख्या के बारे में। सम संख्या बोले तो इवन नंबर, संख्याएं। देखिए हम लोग यही पढ़ते हैं, अगर कोई संख्या है और उस संख्या में 2 से भाग दे दे, कोई संख्या है और उस संख्या में 2 से भाग दे दें और भाग देने के बाद शेष फल अगर कुछ ना आए, कुछ मतलब काट कूट का मतलब सुनना। अगर किसी संख्या में हम 2 से भाग दे दें और शेष फल कुछ ना आए, डेट्स मीन शून्य आए, मतलब वो संख्या 2 से डिविजिबल है, 2 से विभाज्य है, तो ऐसी संख्याएं हमारी कहलाएंगी सम संख्या। मतलब किसी भी संख्या में 2 से भाग देने पर, किसी भी संख्या में 2 से भाग देने पर अगर शेष फल शून्य आ जाए तो ऐसी स्थिति में वो संख्या सम संख्या कहलाएगी। जैसे अगर हम बात करें सम संख्या के बारे में तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 हर एक संख्याओं के अंतराल पर एक आपकी सम संख्या मिलती हुई चली जाएंगी। अंतराल का मतलब क्या है, संख्या कहाँ शुरू होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 डॉट डॉट इनफाइनाइट। इतना तक हम लोग समझ लेते हैं। आगे ऐसे होता है ये समझ लें। कहाँ तक लिखेंगे हम, कोई कहे 18 तक लिखिए, कोई कहेगा 20 तक लिखिए, कोई कहेगा सर जी 50 तक लिखिए। तो भैया लिखने की कोई सीमा नहीं है, बस हमें यहाँ समझाना है और आपको समझना है। देखिए अगर हम बात करें तो 2 एक सम संख्या, 4 एक सम संख्या, 6 एक सम संख्या, 8 सम संख्या, 10 सम संख्या, 12 सम संख्या, 14 हमारा एक सम संख्या। मतलब 2 संख्याओं के बीच में, देखिए 2 संख्याओं के बीच में एक सम संख्या, 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 2 संख्याओं के बीच में एक सम संख्या। आपको दिख रहा होगा कि ये सब हमारे क्या हैं, एक सम संख्या है। ठीक है ना। इसके बाद 14 भी हमारा एक क्या है, सम संख्या है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गया। अगर इन संख्याओं में 2 से भाग दे दें तो संख्याएं, ठीक है ना, तो शेषफल शून्य होगा। इस स्थिति में इन संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो आइए चलते हैं, धीरे धीरे अपने जोश को बढ़ाएंगे। अभी तो आप लोग केवल और केवल सोच रहे होंगे कि जो है एकदम आराम आराम से पढ़ा रहे हैं। आराम आराम से पढ़िए, धीरे धीरे हम अपने स्पीड को बढ़ाएंगे। अब आइएगा, अब अगर शेषफल शून्य के अलावा कुछ और आ जाए, मतलब शून्य मतलब शेषफल इज नॉट इक्वल 0,
शेषफल इज नॉट इक्वल 0, तो इस सिचुएशंस में हमारी वो जो संख्या होगी वो एक ऑड नंबर होगी, एक विषम संख्या होगी। क्या होगी? एक विषम संख्या होगी। मतलब क्या है, अगर हम किसी संख्या में 2 से भाग दे, शेषफल 0 आए तो सम, और शेषफल 0 ना आए तो संख्या होगी विषम। इतनी बात तो कंफर्म हो गई होगी। अब क्या है, 2 विषम संख्याओं के बीच में जैसे एक सम संख्या प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार से 2 सम संख्याओं के बीच में हमारा एक क्या होता है, एक हमारा विषम संख्या होता है। आइए देखिए, 2 4 में क्या आता है, बीच में 3 आता है। 4 और 6 के बीच में क्या आता है, 5, 5 भी विषम है। 6 8 के बीच में 7 आता है, एक विषम है। 8 और 10 के बीच में 9 आता है, एक विषम है। 10 12 के बीच में एक क्या आता है, विषम आता है। मतलब संख्याएं कैसी होती हैं, विषम सम, विषम सम, अल्टरनेट करती हैं। ऐसा नहीं है कि 2 क्रमागत संख्याएं सदैव विषम होती हैं या कभी भी विषम नहीं हो सकती हैं। 2 क्रमागत संख्याएं कभी भी ना तो एक साथ सम हो सकती हैं और ना तो एक साथ विषम हो सकती हैं, वो अल्टरनेट होती रहती हैं। मतलब ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि एक विषम होगा तो उसके जस्ट बाद एक सम होगा, उसके जस्ट बाद एक विषम होगा, फिर एक सम होगा, एक विषम होगा। ये प्रक्रियाएं हमेशा चलती रहती हैं। मतलब ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि 2 सम संख्याएं या 2 विषम संख्याएं एक साथ हों। आइए चलते हैं। तो सम संख्या, विषम संख्या समझ में आपको आ गया होगा। आइए कुछ सम संख्या के बारे में हम फैक्ट बताते हैं। क्या है, देखिए फैक्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। सम फैक्ट अबाउट इवन नंबर्स। देखिए कुछ हम तथ्य, मतलब कुछ हम जो है फैक्ट बताने जा रहे हैं, किससे रिलेट, इवन नंबर्स के रिलेट। क्या है, आइए ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 एक सम संख्या है और 4 एक सम संख्या है। हमने 2 में 4 जोड़ा तो एक क्या मिला, 6 मिला। आप बताइए एक सम संख्या 6 है कि नहीं है? बिल्कुल है। हमने एक सम संख्या अपने मन से 8 ले लिया, बताओ 8 और 6 कितना होगा, 14 होगा। हमने एक सम संख्या और ले लिया, मान लेते हैं हमने ले लिया 12 ले लिया। हमने एक संख्या मान लो 6 ले लिया, 12 6 कितना मिलेगा, 18। आप अपने मन से ले लीजिएगा, कुछ भी ले लीजिएगा। आपने क्या देखा, 6 मिला, 14 मिला, 18 मिला। बताओ 6 14 18 कौन सा नंबर है? एक आपके पास इवन नंबर है, एक आपके पास सम संख्या है। तो यहाँ से एक हम चीज़ कह सकते हैं, एक बात यहाँ से स्पष्ट होती है कि अगर हम 2 सम संख्या का मतलब सम में अगर हम सम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक सम ही मिलेगा। ये कन्फर्म है, अगर हम सम में सम जोड़ेंगे तो एक सम ही मिलेगा। जैसे आपने कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखा और उस एग्जाम्पल्स के माध्यम से हमने बना दिया क्या, हमने बना दिया एक नियम। आपने ठीक है ना, सीटेट में एक चीज़ पढ़ा होगा, पेडोलॉजी में एक होता है आगमन और एक होता है निगमन विधि। आइए समझ लीजिए आगमन और निगमन होता क्या है, इसी वक्त समझ जाइए। ना से निगमन और ना से नियम। अगर हम नियम मतलब रूल टू एग्जाम्पल चलें, पहले रूल आए फिर एग्जाम्पल आए तो उसे हम निगमन कहेंगे। और अगर पहले एग्जाम्पल आए और फिर रूल आए, मतलब हम उदाहरणों के माध्यम से अगर नियम बनाएं। थोड़ा सा लाइट जा चुकी है, चलिए थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, ठीक है ना। आइए चलते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया निगमन और आगमन के बारे में, अगर हम रूल टू एग्जाम्पल चलें, तो उसे हम क्या कहते हैं, निगमन कहते हैं। और अगर इसका उल्टा चलें, पहले एग्जाम्पल बनाएं, मतलब एग्जाम्पल लें और एग्जाम्पल से एक रूल बना लें
तो उसे हम कुछ और नहीं कहेंगे, आगमन कहेंगे। ये सीटेट में खास तौर पर पूछता है कि आगमन और निगमन क्या होते हैं, ठीक है ना। तो बस आगमन में उदाहरण से नियम बनता है, और अगर नियम से उदाहरण बनता है तो उसे निगमन कहेंगे। आइए चलते हैं। तो यहाँ से हमने सम संख्या के बारे में सीख लिया कि दो सम संख्या अगर सम में सम का ऐड करेंगे तो सम ही मिलेगा। आइए और देखते हैं दूसरा क्या नियम बनता है, और देखते हैं क्या फैक्ट हमारे पास हैं। एक हमारे पास क्या है, एक विषम संख्या है, और बताओ 3 क्या है। 3 भी हमारा एक विषम संख्या है। तो 3 में 1 जोड़ दीजिए, क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। बताइए 5 एक क्या है, एक विषम संख्या है। 7 क्या है, एक विषम संख्या है। 5 में 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसके बाद मान लीजिए हमारे पास 9 है। 9 में आप जोड़ दीजिए, मान लेते हैं 3 जोड़ दीजिए। 9 3 कितना हो गया, चलिए दूसरा कुछ ले लेते हैं, 9 5 ले लेते हैं। 9 5 कितना हो गया, 14 हो गया। तो आपने क्या देखा कि विषम टू विषम क्या मिल रहा है, एक सम मिल रहा है। तो दूसरा यहाँ से फैक्ट निकला, अगर हम विषम में विषम ऐड करते हैं तो हमको एक क्या मिलता है, एक हमको सम ही मिलता है। तो हमने 2 रूल देखा, 2 फैक्ट देखा कि अगर सम में सम को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट सम ही मिलेगा, विषम में विषम ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट तब भी हमें क्या मिलेगा, एक सम ही मिलेगा। आइए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अगला चीज मान लीजिए हमारे पास 1 है और फिर 2 है, फिर मान लीजिए 3 है, 4 है, मान लीजिए 5 है, 8 है। 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 8 में 5 जोड़ेंगे 13 मिल रहा है। तीसरा आपके पास एक फैक्ट निकल करके आया, अगर आप विषम में क्या जोड़ते हैं, सम जोड़ते हैं, तो आपको रिजल्टेंट क्या मिलता है, एक विषम मिलता है। इतनी बात तो हो गई, मतलब 3 चीज़ हमने देखा, सम में सम सम, विषम में विषम सम, विषम में सम विषम। चलिए इतनी बात हो गई। अब थोड़ा सा गुणा के बारे में देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2 में गुणा कर दे 4 का, 4 दूनी 8। 6 में गुणा कर दें, ठीक है ना, मान लीजिए आप गुणा कर दे रहे हैं 8 का, 8 6 48। 4 में गुणा कर दीजिए 6 का, 4 6 24। आपने क्या देखा, सम में गुणा करेंगे सम का तो रिजल्टेंट हमें एक क्या मिलेगा, एक सम ही मिलेगा, ठीक है ना। ये सब फैक्ट आ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे तमाम क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है या कौन सा कथन सत्य है, तो ये तथ्यात्मक क्वेश्चंस बनने के पूरे चांसेस हैं। ऐसा नहीं है कि ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। भाई जानते हैं एक एक नंबर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई पॉइंट के लिए छट जाता है, कोई एक के लिए छट जाता है, तो उस सिचुएशंस में मरने के बराबर हो जाता है। लेकिन ये सब कुछ करना नहीं है भाई, हम लोगों का जीवन संघर्ष से संघर्ष करते रहेंगे, और हर एक कंपटीटर छोटी छोटी बातों से ही बड़ी बातों तक पहुंचता है, ठीक है ना। तो ये सब जो बता रहे हैं फैक्ट, वो फैक्ट वास्तव में तथ्यात्मक क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहते हैं। अब कैलकुलेशन तो देगा ही देगा, और इसमें से एक आपका क्या बनना, फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, कि ऐसा करने पर हमेशा क्या होता है। तो जब आप नहीं समझे रहेंगे तो तुक्का मारने के चांसेस रहेंगे। तुक्का में सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तो हम क्यों गलत के चांस बनाएं, हम सही के चांस बनाएंगे। आइए चलिए बस थोड़ी देर बने रहिएगा। सम में सम का गुणा करेंगे, सम मिल रहा है। आइए अगला देखते हैं, एक सम और एक विषम लेकर के। 2 में गुणा कर दे, मान लेते हैं हमने गुणा कर दिया 7 का, 7 दूनी क्या हो गया, 14 हो गया।
4 में गुणा कर दे 3 का 12 हो गया, 6 में गुणा कर दे 5 का 30 हो गया। आपने देखा सम है, आपने देखा विषम है, रिजल्टेंट आपको क्या मिल रहा है? रिजल्टेंट आपको मिल रहा है एक सम ही मिल रहा है। मतलब एक यहाँ से और रूल निकल करके एक फैक्ट निकल रहा है, अगर आप सम में विषम का गुना करते हैं तो रिजल्टेंट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? एक सम ही मिलेगा। और एक तथ्य देख लेते हैं थोड़ा सा कि मान लीजिए 3 है 5 है, 5 दिया कितना होता है? 15। मान लेते हैं आपके पास 7 है और उसके बाद में मान लेते हैं 9 है, ठीक है ना, 9 सत्ते 63 हो गया। अब मान लेते हैं थोड़ा सा 1 है और 5 है, 5, तो ये दोनों क्या हैं? एक विषम है। रिजल्टेंट क्या मिल रहा है? विषम। कब मिल रहा है? जब उनके बीच में गुना का हो। तो विषम में कभी भी गुणा करेंगे विषम का तो रिजल्टेंट आपको हमेशा क्या मिलेगा? एक विषम ही मिलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि सम और विषम भी आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, थोड़ा सा हट करके जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है हम उसके बारे में जिक्र कर लेते हैं कि 0 एक सम संख्या है। हम इस चीज़ को सिद्ध कर देंगे। सबसे छोटी सम संख्या तो 2 ही है, लेकिन आजकल के जो मैथ हैं वो ट्रेंड में चल रहे हैं कि 0 को भी एक सम संख्या में काउंट किया जा रहा है। इस बात को समझ लीजिए, 0 भी एक सम संख्या है, लेकिन सबसे छोटी अगर सम संख्या के बारे में बात करेंगे तो वहाँ 0 नहीं दे सकता है। अगर 0 दिया तो विवादित प्रश्न बनने के फुल चांसेस होंगे, क्योंकि अगर छोटी के बारे में बात करेंगे तो निगेटिव में भी जाएगा, और निगेटिव में कोई छोटी की काउंट नहीं की जाती है, वो इनफाइनाइट तक जा सकता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो सबसे छोटी सम संख्या तो 2 है, लेकिन साथ ही साथ आज से यह भी जानेंगे कि 0 भी एक सम संख्या है। आइए, काहे है? इसलिए है कि मान लीजिए 0, अभी हम मानकर चल रहे हैं कि 0 एक सम संख्या है। अब बताइए, 0 में हम 2 जोड़ेंगे 2 मिलेगा, 0 में 4 जोड़ेंगे हमको 4 मिलेगा, 0 में 6 जोड़ेंगे 6 मिलेगा। तो ये बताइए, ये हमारे पास सम हो गया, ठीक है ना। हमने माना कि 0 एक क्या है? सम है, और ये ऑलरेडी हमको पता है कि सम है, तो सम है, सम में सम जोड़ रहे हैं, आपको क्या मिल रहा है? एक सम मिल रहा है। अब आइएगा, मान लीजिए 0 है, ठीक है ना, और 0 में 1 जोड़ दीजिए 1 मिलेगा, 0 में 3 जोड़ दीजिए 3 मिलेगा, 0 में 5 जोड़ दीजिए 5 मिलेगा, 0 में आप 7 जोड़ दीजिए 7 मिलेगा। आप बताइए, सम है और विषम है, मतलब क्या है? एक मान लीजिए आपके पास 2 है और मान लीजिए 3 है, तो 5 मिल रहा है। सम में विषम जोड़ने पर विषम मिल रहा है, सम में, ठीक है ना, विषम जोड़ने पर क्या मिल रहा है? विषम। मतलब इस कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। इस बिहेव पर हम कह सकते हैं कि 0 आल्सो इज द इवन नंबर, मतलब 0 भी एक हमारी क्या है? सम संख्या है। इस चीज़ को आप दिमाग में रख लीजिएगा, और हम इस चीज़ को बाय दिस कह सकते हैं कि हमने इस रूल से दिखा दिया कि सम में सम जोड़ेंगे सम मिलेगा, और सम में विषम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक विषम मिलेगा। इस बिहेव पर यह सिद्ध होता है कि 0 हमारा एक क्या है? सम संख्या है। अब आइएगा, सम हो गया, विषम हो गया। अब हम बात करेंगे भाज्य के बारे में और अभाज्य के बारे में। चलिए, भाज्य क्या होता है और अभाज्य क्या होता है? प्राइम नंबर्स, भाज्य संख्याएं। देखिए, जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो, जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो, ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और जिसके कम से कम, देखिए भाज्य में कितने गुणनखंड? कम से कम, कम से कम, कम से कम, थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, कम से कम 3 गुणनखंड, अधिक से अधिक कुछ भी हो सकते हैं। अभाज्य में कम से कम
सॉरी अभाज्य में, ठीक है ना, कितने गुणनखंड होते हैं? 2 गुणनखंड। इसके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे एक मेल हो गया, एक फीमेल हो गया और एक बीच वाला ट्रांसजेंडर होता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे पास एक संख्या ऐसी है, नोट करके मैं लिख दे रहा हूँ कि एक ना तो भाज्य है, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। जो एक है बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत कम लोग जानते होंगे कि एक क्या है। एक ना तो भाज्य है और एक ना तो अभाज्य है। अब बात आती है क्यों? इसलिए क्योंकि एक का केवल एक गुणनखंड है, वो भी केवल और केवल क्या है? स्वयं है। इसके केवल एक गुणनखंड है, जिसके केवल और केवल एक गुणनखंड होंगे वो ना तो भाज्य होगा और ना ही अभाज्य होगा, ठीक है ना। वो केवल इकलौता संख्या है एक। लेकिन जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हों वो अभाज्य होगा, और जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, मतलब कम से कम 3 गुणनखंड हो, वो भाज्य होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। दूसरे नोट में लिख सकते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, और 2 क्या है? एक सम है। तो यहाँ से ये भी लिख सकते थे कि सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या क्या है? तो सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या कितना है? 2 है। ये हो गया। फिर दूसरा नोट हम बात करें, सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी, अगर हम बात करें भाज्य संख्या के बारे में, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4, ठीक है ना। देखिए संख्या 1 शुरू होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट। अब क्या है कि जो हमारा 1 है वो ना तो भाज्य ना तो अभाज्य, 2 हमारा क्या है? अभाज्य है, 3 हमारा क्या है? अभाज्य है। सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है, और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो जो सबसे छोटी भाज्य संख्या है वो 4 है, क्योंकि 4 के 3 फैक्टर हैं, ठीक है ना। 4 के 3 फैक्टर हैं, एक सबका फैक्टर तो 1 होता है, 4 का फैक्टर 2 भी होता है, और स्वयं तो होता ही होता है। तो इसके कम से कम 3 फैक्टर हो गए। एक तो 1 हो गया, एक तो 2 हो गया, और तीसरा स्वयं हो गया। इस सिचुएशंस में जो 4 होगा वो भाज्य होगा। इतनी बात समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं सहभाज्य के बारे में। आइए चलते हैं सहभाज्य क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, हम बात करते हैं को प्राइम के बारे में। सहअभाज्य, को प्राइम, देखिए ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं, ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड बोले तो एचसीएफ गुणनखंड, बोले तो एचसीएफ सब कुछ बताएंगे। बस आज आपका यह पहला वीडियो है, थोड़ा सा धैर्य धारण करिए, आपको हर एक चीज़ बताएंगे। बस समय का इंतजार करिए, समय आने पर हम हर एक बातों को वहाँ रख देंगे खोल करके। बस अभी आप इस चीज़ को माइंड में रखे रहिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब एचसीएफ एक हो तो ऐसी संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। नोट, 2 क्रमागत संख्याएं, 2 क्रमागत संख्याएं 2 क्रमागत संख्याएं सदैव सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। सहअभाज्य संख्याएं होती हैं।
जैसे 2 3, 3 4, 4 5, क्योंकि 2 का अगर हम गुणनखंड करें तो 2 गुणे 1 होगा, 3 का अगर गुणनखंड करें 3 गुणा 1 होगा। दोनों में उभयनिष्ठ कितना आया है? 1 आया है। तो ये संख्याएं क्या होंगी? सहभाज्य होंगी। 3 4 का देखें, 3 का 3 1 होगा। 4 की बात करें तो 4 का अगर गुणनखंड करें तो 4 एकम 4 या 2 दूना 4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। दोनों में उभयनिष्ठ क्या आया है? 1 आया है। फिर से अगर हम 4 के बारे में बात करें तो 2 गुणे 1 होगा। 5 के बारे में बात करें तो 5 गुणे 1 होगा। तो दोनों में उभयनिष्ठ कितना आया है? 1 आया है। बस इतना ही समझेंगे कि सहभाज्य में वे संख्याएं होती हैं जिनका CF मतलब कॉमन फैक्टर 1 होगा। तो ऐसे सिचुएशंस में वो हमारे सहअभाज्य होंगे। ठीक है ना? चलिए, इतनी बातें तो हो गई। अब हम एक चीज़ और बताएंगे, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। आइए चलते हैं, एक चीज़ यहाँ से और सीख लेते हैं कि 1 से लेकर के, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट। देखिए 1 से 50 तक, 1 से 50 तक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं 1 से 50 तक, 1 से 50 तक में अभाज्य संख्याओं की संख्या, अभाज्य संख्याओं की संख्या। अब आप हंसेंगे, हम ही इसी सवाल को गलत करके आए हैं, इसलिए हमको तो याद था कि 15 होता है। लेकिन थोड़ा सा वही चीज़ है ना कि कभी कभी आसान चीज़ें भी बंदे से गलत हो ही जाती हैं। और जब ये क्वेश्चन गलत हुआ, हालांकि गलत कैसे हुआ, हमने टिक लगाया सही से और OMR पर भर दिया दूसरा विकल्प, मतलब एक क्वेश्चन से यहाँ से मेरा गलत हुआ। ठीक है ना? जल्दबाजी में कितना आसान सवाल आ गया। फिर होता है 50 से 100 तक, 100 तक में अभाज्य संख्याओं की संख्या। अब 1 से 50 तक में अभाज्य संख्याओं की संख्या 15 होती है। कोई पूछे 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं तो आप 15 कहेंगे। गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऐसे आप गिन लीजिएगा, मतलब पहले लिख लीजिएगा। और लिखने के बाद गलती कहाँ होती है? लड़के तो लिख लेते हैं, पता भी होता है, लेकिन 1 को भूल जाते हैं। उसमें 1 को भी काउंट करते हैं तब उनका नंबर 16 निकल करके आता है। और ऑप्शन का पहला ही विकल्प 16 होगा, लेकिन हम उसमें से एक क्या है? एक ना तो मेल है ना फीमेल है, बल्कि ट्रांसजेंडर है। सेम प्रोसेस यही है कि ये हमारा ना तो भाज्य है और ना अभाज्य है, बल्कि इनका अस्तित्व कुछ और है। ना तो ये भाज्य के श्रेणी में आएंगे, ना तो अभाज्य के श्रेणी में आएगा। और ये जो 2 नोट लिखे हैं वो बहुत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ जाते हैं, केवल 1-2 परीक्षाओं में नहीं बल्कि सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं लगभग। और अच्छा क्वेश्चन बनता है। थोड़ा सा जिसको नहीं पता होता है डायरेक्टली वो लिखेगा तो पक्का है समय जाएगा। और एग्जामिनर यही तो चाहता है कि आप समय गंवाइए। समय गंवाएंगे तो क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, उससे मेरिट लो जाएगी। और जिसको ये फैक्ट पता होगा वो तो डायरेक्टली कहेगा, तुरंत देखा 1 से 50 तक में कितनी संख्याएं होती हैं, तो 1 से 50 तक में 15 होती हैं। ट्रिक थोड़ा देख लीजिएगा, बस थोड़ा सा ट्रिक यही देखना है। 1 से 50, 0 कोई संख्या है नहीं, काट दीजिए। 1 में 5 मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 1 से 50 तक में कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं? 15 होती हैं। उसके बाद 50 से 100 के बारे में बात करें तो बस आप क्या करिए, ये 50 हो गया, ये 100 हो गया, आगे की संख्या को काट दीजिए तो कितना बचा? 10 बचा। 50 से 100 तक में कितना होता है? 10 होता है। कभी कभी पूछ लेता है 1 से लेकर के 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आपने देखा 1 से 50 तक में 15 होती हैं
और उसके बाद 50 से 100 तक में 10 होती हैं, टोटल काउंट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2500 होता है। इतनी बात समझ में सबको आ गई होगी। चलिए एक चीज़ हम आपको और बता दे रहे हैं, ठीक है ना। छोड़िए, अब थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, हम इस चीज़ को अब अगले वीडियो में बताएंगे। चलिए चलते हैं, आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।